आज हम बात करेंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर की 2025-26 वाले की, जिसमें आपको 10th क्लास में जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 80 बेटे, ठीक है। और ये 80 मार्क्स जो है वो आपको 3 घंटे के पेपर के मिलते हैं। अब ये जो पूरा पेपर है इसमें आपको 39 क्वेश्चंस टोटल करने होते हैं और पूरा पेपर जो है 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए में यहाँ पर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेक्शन बी में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे और सेक्शन सी में आपको बच्चों फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं आप सभी को केमिस्ट्री का सेक्शन जो है वो करवाने वाली हूं। तो हम पर चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी जो कि केमिस्ट्री का सेक्शन है, उसके पहले ही क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शंस एंड व्हाट आर द वैल्यूज फॉर पी एंड क्यू इन दीज इक्वेशंस। भाई इसमें से आपको बताना है कि इसमें से दो इक्वेशंस यहाँ पर दी हुई है, इसमें से रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है और रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पी और क्यू दोनों की ही वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हम देखते हैं। पहले इक्वेशन में क्या लिखा हुआ बच्चों? Fe2O3 फर्स्ट इक्वेशन जो है वो मैं यहां लिखती हूं। Fe2O3 जब Al के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या देता है बच्चों? Al2O3 देता है और Fe फर्स्ट का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? 1, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर ये बात हो रही है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज है बच्चों? कैसे निकालोगे? 2x minus 6 is equal to 0, then x will be 6 divided by 2 which is 3। यहाँ पर आयरन के ऊपर कितना चार्ज है मेरे बच्चों? आयरन के ऊपर यहाँ पर चार्ज है 3, है ना, प्लस का 3 चार्ज यहाँ पर आयरन के ऊपर है। और एल्यूमिनियम क्योंकि अपनी एलिमेंटल स्टेट में इसके ऊपर 0 चार्ज है। यहाँ आप देखोगे एल्यूमिनियम के ऊपर जो है 3 प्लस चार्ज आ रहा है और आयरन के ऊपर यहाँ पर प्लस 1 लिखा हुआ है या ये L है, पर यहाँ पर एलिमेंट जो है मुझे ये एलिमेंटल फॉर्म में नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो चार्ज है मैं 0 मानती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर Fe2O3 आयरन के कितने आइटम्स थे? 2 आइटम्स थे, तो वहां पर भी आयरन के हमें कितने आइटम्स मिलने चाहिए? हमें 2 ही आइटम्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पर जो P लिखा हुआ बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन के कितने आइटम्स हैं? 3, तो इधर भी ऑक्सीजन के आइटम है 3, इधर एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ पर कितने हैं? 2, और इधर भी है 2, तो यहाँ पर P की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 2। और इसको देखो कि यहाँ पर आयरन जो है, आयरन 3 प्लस से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब आयरन का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। और एल्यूमिनियम जो है 0 से +3 में गया है, इसका मतलब एल्यूमिनियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना मतलब रिडक्शन होता है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें P की वैल्यू कितनी आई है? 2। दूसरी इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। C4H1013O2 gives 8 of कार्बन डाइऑक्साइड एंड Q of H2O। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। 2 molecules of C4H10 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है? 13O2 लिखा हुआ है, 13O2 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है क्या? 8CO2 और Q की वैल्यू यहाँ पर पूछी है नंबर ऑफ H2O के लिए, ठीक है। इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि कार्बन के ऊपर यहाँ पर चार्ज जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये तो वैसे भी कार्बन में से हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और जब भी हाइड्रोकार्बन की जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कंबशन करवाया जाता है तो बेटे जितने कार्बन होते हैं उतनी की उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन कितने यहाँ पर 4 2 8 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? C8CO2 बनेगी, ठीक है। और जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे आधा H2O का मॉलिक्यूल बनता है क्योंकि एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो जितने इधर आपको H2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं उससे जस्ट आधा, तो यहाँ पर कितने नजर आ रहे हैं? 20 से आधा कितना होता है? 10। तो देख लीजिए आप, जैसे ही आपने Q की वैल्यू यहाँ पर निकाली 10, तो यहाँ पर आपको पता लगा कैसे कि भाई 10 2 और यहाँ पर 10 2 20, ठीक है। Q की वैल्यू आ गई 10 और जी हाँ, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली इक्वेशन 1 इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 3 नहीं होगा।
बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर रेडॉक्स रिएक्शंस, P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 4 नहीं, ओनली इक्वेशन 2 इज अ रेडॉक्स, ये दोनों ही है भाई। तो बोथ इक्वेशन 1 and 2 आर रेडॉक्स रिएक्शन, P की वैल्यू यहाँ पर 2 बता रहा है और Q की वैल्यू यहाँ पर 10 बता रहा है, तो ये डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों ये ओके, ये आपका अगला क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यहाँ पर 4 जो है रिएक्शंस दी हुई है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए रिएक्शंस के। अब देखो, सबसे पहले तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या है, एसिड है, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH क्या होता है बच्चे, बेस होता है। ठीक है, मतलब आपको एसिड के साथ भी रिएक्शन करवानी है और बेस के साथ भी रिएक्शन करवानी है। फर्स्ट में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al2O3 जो है ये दोनों के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकता। आपको एक ऐसे एलिमेंट के बारे में या ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बताऊं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो कौन होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, सॉरी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और ये दोनों ही HCl के साथ भी और NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होंगे वो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करेंगे। अगर एसिडिक ऑक्साइड होगा तो सिर्फ बेसिक के साथ में रिएक्ट करेगा, और बेसिक ऑक्साइड होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एसिड्स के साथ में रिएक्ट करेगा, बट एम्फोटेरिक दोनों के साथ में करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होता है, रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो पाएगा। जिंक ऑक्साइड, यस, जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों के साथ में रिएक्शन दे देता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कतई एम्फोटेरिक नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट रिएक्ट विद ईदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो भाई ये एसिडिक होता है, कम से कम बेस के साथ में तो रिएक्ट करेगा ही ना। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं देखिएगा। ये जो 5-6 एलिमेंट्स हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। सब जन की आज सुनो प्रभु ऑल, ठीक है, ये सारे के सारे। तो यहाँ पर कौन कौन से, एक तो फर्स्ट वाला और एक थर्ड वाला आपका इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट है, बाकी सेकंड और फोर्थ इनकरेक्ट है। तो विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट के लिए 1 और 3 वाला ऑप्शन मुझे बी में नजर आ रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एन आयरन नेल इज एडेड to each of the 2 test tubes P and Q containing aqueous copper sulfate and aqueous silver nitrate respectively. Which of the following observation is correct? देखिए आपने क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हुई हैं। इन 2 टेस्ट ट्यूब में से एक तो P टेस्ट ट्यूब है और एक Q टेस्ट ट्यूब है। इसमें आपने लिया है एक आयरन का नेल। आयरन के नेल का मतलब है आपने एक कील ले ली है ना, आयरन की एक कील या आयरन का आपने क्या ले लिया है, नेल ले लिया है, ठीक है। अभी इस आयरन के नेल में आपने पी वाले में तो क्या पुट किया था, कंटेनिंग एक्वस कॉपर सल्फेट, इसमें आपने क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट डाल दिया है। अभी कॉपर सल्फेट डाल दिया है तो इसमें CuSO4 आपने डाल दिया है, और दूसरे वाले में आपने क्या डाला है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। अब देखो
आयरन का नेल है। आयरन का नेल क्या करता है, मोर जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है, अपने ऊपर ऐसे परत सी चढ़ा लेता है। तो देखिए क्या होगा, इन टेस्ट ट्यूब P आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग एंड इन टेस्ट ट्यूब Q देयर इज नो रिएक्शन। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आयरन जो है वो सिल्वर के साथ भी रिएक्ट करेगा और कॉपर के साथ भी रिएक्ट करेगा। आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब P एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आयरन जो है कॉपर सल्फेट में जैसे ही डाल देते हो ये कैसा हो जाता है, ब्राउन कोटिंग अपने ऊपर ला देता है ना। और सिल्वर कोटिंग अगर AgNO3 के साथ में रखोगे तो सिल्वर की उसके ऊपर ऐसे परत चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर ये सफेद नजर आएगा, यहाँ पर ये ब्राउन कोटिंग नजर आने वाली है। एंड देयर इज नो रिएक्शन इन ईदर ऑफ द टेस्ट ट्यूब P एंड Q। देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब P बट सिल्वर कोटिंग ऑन आयरन नेल इज सीन इन टेस्ट ट्यूब C Q। तो आपका बी जो ऑप्शन है वही सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि आयरन नेल को आप CuSO4 में डालोगे तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की रस्टिंग जैसे हो जाती है ना, वो हो जाएगी, और अगर AgNO3 में डाल दिया तो यहाँ पर सिल्वर कलर की कोटिंग इसके ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मिथाइल ऑरेंज दे रखा है। अब ये मिथाइल ऑरेंज जो है ना बच्चे, वो एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जो ये बताने का काम करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है ना। और मिथाइल ऑरेंज के बारे में खास बात मैं बता दूं कि ये एसिडिक सॉल्यूशन में तो रेड कलर का हो जाता है और ये बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर का नजर आने लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। YELLOW। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन को ये रेड कर देता है और बेसिक सॉल्यूशन को ये येलो कर देता है, ये मिथाइल ऑरेंज का काम होता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एसिड, नाम में ही लिखा हुआ है, और ये क्या है आपका बेस। ठीक है, अभी व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन इस सॉल्यूशन, वो रहा कलर रेड और येलो। एसिडिक में ये रेड और बेसिक में येलो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड देगा और यहाँ पर ये येलो देने वाला है, तो बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ऑप्शंस याद, मतलब ऑप्शन पढ़ने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, पहले ही क्वेश्चन में पढ़ते ही हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, चाहे ऑप्शन दिए हो या नहीं दिए हो, तब तो आपकी तैयारी पक्की है, वरना थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। अभी देखो पीएच वैल्यू की अगर बात हो रही है तो पीएच क्या होता है बच्चों, पीएच आपने सब्सटेंसेस के पीएच के बारे में पढ़ा होगा कि पीएच की जो वैल्यू होती है, पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है, पीएच स्केल आपने बनाया भी होगा, देखा भी होगा कि पीएच स्केल में 1 से लेकर के 0 भी होता है कई बार, 14 तक पीएच की वैल्यूज होती है और बीच में होता है एकदम 7, है ना। 1 से लेकर के 7 पीएच जो होता है वो किसके लिए होता है, एसिड्स के लिए होता है ना। एसिड्स की वैल्यू 7 तक जाती है, 1 से लेकर 7 तक, और 7 से ऊपर जो है अगर पीएच है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है, बेस होता है, और खुद 7 अगर वैल्यू है तो कैसा होता है, न्यूट्रल के आसपास। ठीक है, 7 पे तो 100% न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर विल हैव हाईएस्ट पीएच। अभी हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या है, बेस के लिए पूछ रहा है। अभी कौन सा बेस, एसिड और एसिड वाला एग्जांपल तो यहाँ पर हो गया गलत। अब यहाँ पर 2 बेसेस हैं, एक तो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, और एक है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको लगेगा कि बेस तो वो होता है जो एक्वा सॉल्यूशन में OH माइनस देता है ना, ये डिसॉल्व होकर के एक्वा सॉल्यूशन में 2 OH माइनस आयन देगा, तो आपको लगेगा कि यही हमारा आंसर है। पर मैं आपको बता दूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भले ही एक OH माइनस आयन दे रहा है सॉल्यूशन में, है ना, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में रेडिली
100% आयनाइजेशन शो करें, यानी कि जैसे ही इनके अंदर पानी डाला जाए या इनका एक्वा सॉल्यूशन बनाया जाए, ये फटाफट से अपने सारे OH आयन यहाँ से रिलीज कर देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से NaOH इसका एग्जाम्पल होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, भले ही वो 2 OH यहाँ से दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When excess of carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness disappears because lime water, चूने का पानी, अगर उसके अंदर आप ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हो तो वो कलर लेस हो जाता है ना। चूने का पानी जो होता है वो कैसा होता है, मिल्की कलर का होता है ना, सफेद कलर का, जैसे दूध होता है। इसका मतलब क्या है कि आपने जब चूने के पत्थर को पानी में घोल करके उसका लाइम वाटर बनाया तो वहां पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुए। इसका मतलब इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर देयर, और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपने उसके अंदर पास की तो वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस थे वो बाद में सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गए और आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस। तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यार क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि पहले मिल्की था, बाद में जो है डिसअपियर होगी मिल्कीनेस, यानी कि पहले इनसॉल्युबल था, बाद में सॉल्युबल हो गया है। और यहाँ पर ये देखो वाटर सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल की बात कर रहा था, यहाँ पर तो ये हो गई। अगर आपको केमिस्ट्री नहीं भी आती और थोड़ा सा IQ लगा लिया ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। हम केमिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे, हम जनरल आइडिया लगा रहे हैं, है ना। वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू इनसॉल्युबल, अगर इनसॉल्युबल में कन्वर्ट होता तो पहले वाटर सॉल्युबल आपने बोला है तो इसका मतलब पहले ये कलरलेस होना चाहिए था और बाद में ये मिल्की कलर का हो जाना चाहिए था, तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया है। और लास्ट में दिया हुआ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स इनटू इनसॉल्युबल, पहले भी इनसॉल्युबल था बाद में भी इनसॉल्युबल हो गया, तो क्या ही हमें फर्क पड़ा, दोनों ही टाइम पे मिल्कीनेस होनी चाहिए थी ना। तो केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और वैसे भी जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डालते हो एक्वा सॉल्यूशन में तो एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, और ये जो बनता है ये कैसा हो जाता है, सॉल्युबल। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विथ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, पहले ही रिएक्शन करवा लेते हैं, क्या क्या दे रखा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक, इनकी रिएक्शन करवाते हैं। इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखोगे इसका Na इसके Cl के साथ में रिएक्ट कर लेगा और ट्वाइस ऑफ NaCl बनाएगा, और इसका Ba इसके SO4 के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा। तो आप देखो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ में, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ में, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गई। The aqueous solution formed will be, अभी aqueous solution BaSO4 और NaCl बना है, अब BaSO4 भी है और NaCl भी है, तो aqueous solution formed will be in the reaction of aqueous solution of barium chloride। अच्छा, aqueous solution है ना, ये कैसा है बच्चे, aqueous solution है, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ये क्या है, आपका नमक है, जो कि कैसा होता है, इसके अंदर soluble होता है। तो हमें जो aqueous solution जो है, एक्वा सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में मिक्स अगर इसमें है और NaCl क्या होता है, नमक, नमक पानी में बहुत अच्छे से घुल जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, BaSO4। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस NaCl से, आंसर सिर्फ BaSO4 होगा क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है और NaCl उसमें रेडिली डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन A और रीजन R। ठीक है, अब असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसका जो ऑप्शन होता है वो पहले ही दे दिया जाता है ना, और बोल रहा है कि आंसर दीज क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट है बोथ A and R आर ट्रू, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बी ऑप्शन है बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सी में है A इज ट्रू, R इज फॉल्स। डी में है A इज फॉल्स,
R is true। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आप लोग करते हो ना बच्चों, तो असर्शन और रीजन देख करके ही बहुत सारे बच्चों के तो हाथ पैर फूल जाते हैं, ये तो हमसे होगा ही नहीं। आप दोनों ही जो दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को मिलेंगे असर्शन के रूप में और रीजन के रूप में, हर एक स्टेटमेंट को आप इंडिविजुअली पढ़ के देखो, ठीक है। इंडिविजुअली पढ़ के देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं या कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो इनकरेक्ट है। अगर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है तो ए और बी में से कोई एक आपका आंसर हो सकता है, बट अगर दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन आपको इनकरेक्ट नजर आता है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है। बाद में अगर दोनों करेक्ट दिखाई देते हैं तो फिर आप दिमाग लगाइए कि ये रीजन जो है वो इस फर्स्ट स्टेटमेंट या इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, फिर आप ए और बी में से ऑप्शन चूज कर सकते हो। देखते हैं हमारा असर्शन रीजन क्या दिया हुआ है। असर्शन दिया हुआ है C4H8, C4H6, C4H10 आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। यार सेम होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है? होमोलोगस सीरीज मतलब मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी। अभी मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशी, होमो का मतलब होता है सेम, है ना। सेम कहाँ नजर आ रहे हैं भाई? कार्बन तो 4 नजर आ रहे हैं, बट एक में 8 कार्बन हाइड्रोजन, एक में 6 हाइड्रोजन और एक में 10 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। एक मुझे एल्केन, एक मुझे एल्कीन और एक मुझे एल्काइन नजर आ रही है ना। होमोलोगस सीरीज में तो क्या होता है, अगर एल्केन है तो सारे ही एल्केन होंगे, एल्कीन है तो सारी ही एल्कीन्स होंगी, एल्काइंस है तो सारे ही एल्काइंस होंगे। केवल और केवल CH2 का यहाँ पर डिफरेंस आता है, वही होती है होमोलोगस सीरीज। ये तो होमोलोगस सीरीज नहीं है, तो हमारा असर्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है ना। तो हमें अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। केवल एक ही जगह ऐसी है या एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पर A आपको फॉल्स दिखाई देगा। बताओ, फर्स्ट वाले दोनों में तो दोनों ही करेक्ट है, थर्ड वाले में A इज ट्रू है और D वाले में A इज फॉल्स है। तो आपको रीजन पढ़ना ही नहीं है और सीधा आपको आंसर लगा देना है। बट मैं रीजन भी बता देती हूँ कि C4H8, C4H6, C3H4, C3H6, C2H4, C2H2। यार अगर आप लोगों ने जो हाइड्रोकार्बन है अगर वो आप लोगों ने पढ़े होंगे तो हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होता है बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है? एल्केन। और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी आपको 2 पार्ट्स नजर आएंगे, एक होता है बच्चों आपका एल्कीन और एक होता है एल्काइन, ठीक है। एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो ये देखो, ये सारे के सारे CnH2n वाले या CnH2n-2 वाले, यानी कि सारे के सारे कैसे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। तो ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो A इज इनकरेक्ट एंड B इज ट्रू। तो आपका D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D, ठीक है। इस तरीके से आप दिमाग लगाइए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, अभी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, जो कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। द फॉलोइंग एक्टिविटी इज सेट अप इन द साइंस लैब बाय द टीचर। ही क्लैम्प्ड an aluminum wire on a stand and fixed a pin to the free end of the wire using wax. Then he heated the wire with a burner from the end where the wire is clamped. Student observed the pin fall off. भाई सीधी सी बात है, एक क्लैंप है, एक क्लैंप है। इस क्लैंप स्टैंड से टीचर ने क्या किया? एक एल्यूमिनियम का वायर जो है वो यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। एल्यूमिनियम का वायर यहाँ पर लगा दिया और इस एल्यूमिनियम के वायर पे इस एंड पर यहाँ पर वैक्स लगा करके एक पिन लटका दी, ठीक है। वैक्स लगा करके पिन यहाँ पर इसने लटका दी और एक तरफ से इसको गर्म किया। तो क्या होगा? थोड़ी देर के बाद में स्टूडेंट ऑब्जर्व द पिन फॉल ऑफ, पिन जो है वो गिर जाएगी। इफ अ टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर
विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। देखो तो ये पिन जो गिर गई थी तो टीचर ने क्या कहा कि भाई मैं अगर इसकी जगह, इस एल्यूमिनियम की जगह पर सिल्वर का वायर ले लूं तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? तो आप आंसर क्या देंगे? नहीं, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। नो, आंसर चेंज नहीं होने वाला, जस्टिफाई भी करना है उसको। इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। तो आंसर क्या देना है आपको? नो। इफ द टीचर रिप्लेसेस, if the teacher replace aluminum wire by silver wire, pin fall off in less time than एल्यूमिनियम। क्योंकि देखो जब भी आप किसी मेटल को गर्म करते हो तो एक मेटल को जब आप एक एंड से गर्म करते हो तो वो मेटल का जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट पूरी मेटल तक जो है वो गर्म हो जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की। तो एल्यूमिनियम की जगह पर अगर आप सिल्वर का वायर ले लेते हो तो सिल्वर तो और ज़्यादा अच्छी कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पिन है, जो पिन आपने वैक्स से यहाँ पर लटकाई थी वो वैक्स पिघल जाएगा और पिन गिर जाएगी। एल्यूमिनियम में ये काम थोड़ी धीरे हो रहा था, सिल्वर में और जल्दी होने लगेगा, पिन जो है वो और जल्दी गिरेगी क्योंकि सिल्वर जो होता है वो एल्यूमिनियम के अपेक्षा मोर कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। देन एल्यूमिनियम बिकॉज सिल्वर is a better conductor of heat and electricity than एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, तो जब एल्यूमिनियम की जगह पर सिल्वर ले लोगे तो और जल्दी गिरने लग जाएगी। अच्छी बात है। सेकेंड ऑप्शन है विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नहीं जी, ये तो ए का आंसर था, है ना। बी का आंसर मैं यहाँ पर देती हूँ आप लोगों को। क्या एल्यूमिनियम के वायर को आपने कभी गर्म किया है और वो पिघल गया? नहीं पिघला ना। ठीक है, वो अच्छा गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बट ऐसा तो है नहीं कि उसको आपने जैसे गैस पर चढ़ाया और वो गर्म होकर के पिघल गया। चाय बनाते हैं रोज़ हम लोग, है ना, लगभग सभी घरों में एल्यूमिनियम के ही टी पॉट्स होते हैं, है ना। ऑलमोस्ट जो है मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। तो आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम के बर्तन को आप बार बार गर्म करते हो कि तो वो पिघल थोड़ी जाता है, नहीं पिघलता है। तो क्योंकि मेटल्स जो होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी, है ना। तो नो, एल्यूमिनियम विल नॉट मेल्ट बिकॉज metals have high melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से मेटल्स जो है वो इजीली नहीं पिघल जाती हैं, ठीक है, उनको हाई टेम्परेचर की जरूरत। क्वेश्चन की तरफ बच्चों अटेम्प्ट करना है इसमें से ए और बी, यानी कि अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है ना। कोई भी दो, यहाँ पर दो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ए क्वेश्चन है और करके आपको बी भी मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। अब एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, है ना, एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक्स फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन। भाई सीधी सी बात है, एक्स को देख करके, एक्स कैरोसिन में से निकाल के सर ने आपको कभी लैब में लेके गए हों, है ना, तो आपने देखा होगा कि एक डब्बे में से सर ने सबको हटा दिया था, दूर दूर हो जाओ, कैरोसिन में इसको डिप करके रखते हैं। वो एलिमेंट कौन सा होता है, यहीं से आपको दिमाग में लगाना है कि ये जो है वो सोडियम है, क्योंकि जो अल्कलाई मेटल्स हैं उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। लिथियम को आप वैक्स में रखते हो, सोडियम को आप कैरोसिन में रखते हो, पोटेशियम को भी आप कैरोसिन में रखते हो, तो सोडियम या पोटेशियम में से कोई एक यहाँ पर ये हो सकता है। और ये बोल रहा है कि ये जो एक्स है यानी कि अपना जो Na है ना, हम इसको Na मान लेते हैं,
एन आयनिक कंपाउंड है जो कि रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ में। तो आपने देखा होगा Na जो है वो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देता है, NaCl बना देता है। तो ये हमारा NaCl हो सकता है। अब कैन वी स्टोर X इन वाटर, है गजब हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि अगर आपने Na को वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, आग लग जाएगी, बिकॉज इट विल कैच फायर वेरी रेडिली, है ना। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। नो वी कांट, फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, नो वी कांट स्टोर X in water because it will catch fire, because it will catch fire readily। भैया आग पकड़ लेगा, है ना। पानी में आग लगा देता है ना सोडियम। आपने देखा होगा बहुत सारे जो जादूगर होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं और पानी में आग लग जाती है और लोग समझते हैं जादू है। ना जी, ये साइंस का जादू है। सोडियम जो है वाटर के साथ में रिएक्ट करके हाईली कंबस्टेबल हो जाता है और रेडिली फायर कैच कर लेता है। सेकेंड ऑप्शन है इसका, सेकेंड आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स। हो तो हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया। नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स और। अब इसको इसके ओर से बाहर निकालने वाली जो मेथड है उसका नाम भी बताना है और उसके लिए इक्वेशंस भी लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है, सोडियम एलिमेंट है और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के साथ में, क्योंकि उसने बताया था ना कि Na जो है वो Cl के साथ में रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है ये अपने आयंस में भी तो टूटेगा एक बार सॉल्यूशन में जाकर के, Na प्लस में और Cl माइनस में। देखो कमाल की बात क्या है, अगर सोडियम को अकेले को आपने पानी में डाल दिया तो ये आग पकड़ लेगा, बट NaCl नमक है, रोज हम गोल गोल के पीते हैं, है ना, मम्मी खाने में डालती है ना। तो NaCl जब घुलता है तो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन रेडिली डिजॉल्व हो जाता है पानी में। ठीक है, ये भी एक जादू है। तो बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, अब आप इसको अगर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हो या इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है कैथोड। कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज, वहां पर जाएगा कौन सा एलिमेंट, इसमें से कौन सा आयन जाएगा, नेगेटिव आयन एनोड पे जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देगा। तो यहाँ पर जो मेथड यूज हुई है वो कौन सी मेथड यूज हुई है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड यूज हुई है और उसकी रिएक्शन ये रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। The domes of mainly building in Europe are made of copper। डोम समझते हो, ऐसे जैसे झोपड़ी जैसा बना हुआ होता है घर और इसके ऊपर ऐसा या ऐसा भी हो सकता है, इसको कहते हैं डोम। डोम जैसे छतरी जैसी शेप की जो छत बनी हुई होती है उसको डोम्स कहा जाता है। दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर। भाई सीधी सी बात है, कॉपर जो है उसको अगर आप थोड़े टाइम तक मॉइस्चर की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में रख देते हो या वाटर की प्रेजेंस में रख देते हो तो वो कैसी हो जाती है, थोड़ी सी ग्रीनिश कलर की हो जाती है। जैसे हम लोहे को बाहर रख देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसके ऊपर। ऐसे कॉपर के ऊपर भी रस्टिंग होती है तो वो कौन से कलर की हो जाती है, ग्रीन कलर की हो जाती है। अब आंसर क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश थ्रू कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर। अभी मैंने बताया ड्यू टू रस्टिंग या कोरोजन, है ना, रस्टिंग या कोरोजन की वजह से या ऑक्सीडेशन की वजह से ये ऐसा हो जाता है। तो पहले वाले का आंसर क्या है कि ड्यू टू रस्टिंग या ऑक्सीडेशन। In your opinion, should the copper domes be replaced by iron domes to overcome the problem of change of color of copper domes? भैया अगर हम कॉपर की जगह पे आयरन का डोम बना देंगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकने नहीं वाला है वो, है ना। हम नहीं रिप्लेस कर सकते हैं कॉपर को आयरन के साथ में। क्यों? क्योंकि आयरन के ऊपर भी ऑक्सीडेशन तो हो ही जाएगा, है ना। नाउ देखो, नहीं, we should not replace copper with
आयरन में तो क्या होगा कि पूरी की पूरी ही रस्टिंग हो जाएगी, बट कॉपर के ऊपर क्या होगा, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव शील्ड वहां पर बन जाएगी। तो क्या होगा, जैसे ही प्रोटेक्टिव लेयर बनी, ऑक्सीडेशन हुआ, एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, लेयर के फॉर्मेशन के बाद उस पर कितना ही पानी गिर जाए वो बाकी के जो कॉपर है उसको रस्ट नहीं होने देगा, केवल अपर लेयरिंग जो है कॉपर की वो ही सिर्फ और सिर्फ कोरोड होगी, उसके अंदर का जो कॉपर है वो खराब नहीं होगा। जबकि आयरन के साथ में ऐसा नहीं है, आयरन पे कोई प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं बनती है, आयरन तो पूरा का पूरा ही खराब हो जाता है ना। कॉपर विथ आयरन, बिकॉज ड्यू टू कॉपर produce a protective layering, क्योंकि कॉपर तो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, बट बाकी आयरन जो है प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनाता। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। थर्ड वाला जो है उसको देखते हैं, डोम्स यूज्ड टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ मेटल्स, व्हाई डिड द एंशिएंट आर्किटेक्ट्स यूज कॉपर टू मेक डोम्स। भैया थिन शीट्स का मतलब है यहाँ पर मेटल की कौन सी नेचर के बारे में बात हो रही है, थिन शीट्स का मतलब होती है मैलिएबिलिटी। मेटल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हाईली मैलिएबल होती हैं, तो कॉपर जो है वो हाईली मैलिएबल है, इसलिए उसकी पतली पतली शीट्स बनाई जाती हैं, इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। और एंशिएंट जो आर्किटेक्ट्स है कॉपर्स को ज़्यादा ही प्रेफर करते थे ड्यू टू द मैलिएबिलिटी एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव शील्ड ओवर देम। ठीक है, इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है, नो आयरन विल रस्ट एंड द रेडिश लेयर ऑफ रस्ट विल कम ऑफ एक्सपोजिंग आयरन टू air, the dome will not be stable, and the other hand on corrosion forms a protective layer, कॉपर क्या बना लेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा which does not allow further corrosion। नेक्स्ट देखेंगे, अमृता electrolyzed distilled water using the setup shown in figure 1, she was expecting two gases to be evolved at the anode and cathode respectively। भैया H2O जो है उसका इसने क्या किया है, डिस्टिल्ड वाटर यूज करके उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाया है। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको NaCl वाला एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बताया था, है ना। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज आयन जाता है और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिवली चार्ज आयन जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करवा देते हैं। ठीक है, यही सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर इस अमृता ने भी क्या किया, एक जो प्लास्टिक का मग होता है उसमें 2 छेद करके उसमें ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ऊपर से टेस्ट ट्यूब डाल दिया और इसके अंदर डाल दिया क्या, डिस्टिल्ड वाटर। फिर क्या किया इसने, सडनली शी रियलाइज दैट द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो। अब बल्ब क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो तो कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है, क्या होता है बताओ मुझे। डिस्टिल्ड वाटर जो है ना बेटे वो इंसुलेटर या वेरी पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो लाइट बल्ब क्यों ही जलेगा। ठीक है, तो नहीं जलेगा बिल्कुल। अब आफ्टर दिस रियलाइजेशन, जो बाद में जब अमृता को अपनी भूल का एहसास हुआ तो शी एडेड अ सब्सटेंस टू द डिस्टिल्ड वाटर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू टेक प्लेस। अब उसने क्या किया, कुछ सब्सटेंस डाले डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो और वो बल्ब जले। ठीक है, अब हमें आंसर देना है ए वाले का कि विच गैस वॉज शी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट द एनोड एंड विच वन एट द कैथोड रेस्पेक्टिवली। अभी मैंने देखो बताया था आपको एनोड कैसा होता है और कैथोड कैसा होता है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में एनोड और कैथोड के बारे में आपको बताया था। कैथोड नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ना। कैसे कैसे, कैथोड नेगेटिवली चार्ज और एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। अभी आपने क्या लिया है, डिस्टिल्ड वाटर लिया है। डिस्टिल्ड वाटर H2O, मैं इसको ले लेती हूँ। अभी H2O जो है वो अगर आयनाइज होता है तो आपको क्या देगा, H+ आयन देगा और O2- आयन देगा। भाई सीधी सी बात है, पॉजिटिव वाला जो है वो कैथोड पे जाएगा और नेगेटिव वाला जो है वो एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे ऑक्सीजन जाएगा, है ना, 2- चार्ज इसके ऊपर है। ये यहाँ से क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो मैं 2O2- ले लेती हूँ। ये अपने आप को ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर लेगा बाय रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन। भाई 1 के ऊपर 2- चार्ज था तो 2 के ऊपर 4- चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से
यहाँ पर ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, बट कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर ये होगा कि 2 H+ जाएंगे और यहाँ से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, क्योंकि इसको 2 की ही जरूरत है, तो क्या बना लेगा ये H2 गैस बना लेगा। तो यहाँ पर आपको एनोड के ऊपर तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर, क्योंकि डिस्टिल वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर, वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वेरी पुअर कह दो या इसको आप इंसुलेटर भी कह सकते हो, ठीक है। विच सब्सटेंस वॉज एडेड बाय अमृता टू डिस्टिल वाटर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आप कोई भी एसिड, कोई भी बेस या कोई भी सॉल्ट डाल दो, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डालोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस या सॉल्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं बच्चे, वो डालने के बाद में वो रेडिली अपने आयंस में टूट जाते हैं, और यहाँ पर आयंस का जो फ्लो है, आयंस का, नॉट आयरन्स का, आयंस का, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन का जो फ्लो है वो होने लगता है और बल्ब विल ग्लो अप, ठीक है। तो देखो, एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 या सम NaCl, यानी कि कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पर डाल सकते हो। नेक्स्ट है, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है, बट हमें तो सारे ही करने हैं, तो देखो इसको, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, अब आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन इज दिस। जिंक जो है ऑक्सीजन निकाल दे रहा है, कार्बन जो है ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ है ना। रेडॉक्स रिएक्शन में जिंक का तो क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि रिडक्शन, और कार्बन ने ऑक्सीजन ऐड कर लिया, इसका मतलब कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ZnCO3 प्लस हीट गिव ZnO एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ZnCO3 और इसको हीट करा है, इसका मतलब एक कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, है ना। जहां पर भी हीट का नाम आ जाता है, अगर ऐड हो रही है तो एंडोथर्मिक, रिमूव हो रही है तो एक्सोथर्मिक। और यहाँ पर आप देखो ZnCO3 टूट रहा है ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड में, देखो एक मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया, इसका मतलब इसका क्या हुआ, डीकम्पोजिशन, है ना। ये इसका क्या हुआ है, डीकम्पोजिशन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड वाली देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हीट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हीट जो है वो निकल रही है, इसका मतलब एक कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के साथ साथ मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, यानी कि ये एक तरह का एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है, ये एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है। तो आप इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन होगी, देख लीजिए आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट है, सारा took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution। अब phenolphthalein भी क्या है, एक इंडिकेटर है, ठीक है। अभी सारा ने क्या लिया, 2 ml of NaOH लिया है इन अ टेस्ट ट्यूब। देखो सारा ने एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें 2 ml, कितना, 2 ml NaOH लिया, अच्छी बात है सारा, और इसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन डाल दिया, अच्छी बात है ना। NaOH प्लस 2 ड्रॉप्स, इंडिकेटर डाल दिया, आई से मैं इसको डिनोट कर देती हूँ। She added dilute H2SO4 to the above solution drop by drop until the solution in the test tube becomes colorless। देखो इसने इसमें क्या किया, इसने इसमें क्या, few drops, है ना, ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाला, एक ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर की हेल्प से इसने यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला, है ना। क्या डाला इसमें, डाइल्यूट H2SO4 डाला, है ना। ये बेस था, इसमें आपने एसिड डाल दिया सारा ने, ठीक है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दिया। बाद में क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। 40 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 वर यूज्ड फॉर द चेंज इन कलर फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। मतलब ये जो NaOH था जिसमें 2 ड्रॉप फिनोफ्थैलिन के डालने के बाद में ये पिंक कलर का हो गया था, 40 ड्रॉप्स H2SO4 जैसे इसने डाला, इसका कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। मतलब इसका क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, है ना। व्हेन सारा एडेड अ ड्रॉप ऑफ NaOH टू द सॉल्यूशन द कलर चेंज्ड
टू बैक टू पिंक अगेन। अभी सारा को समझ में नहीं आया, इसने क्या करा, एक ड्रॉप और NaOH की डाल दी। इसने सोचा चलो करके देखते हैं, है ना। इस NaOH जब ये कलरलेस हो गया था ना, तो इसमें वापस इसने एक ड्रॉप NaOH की डाल दी, तो फिर से पिंक कलर का हो गया, फिर से इसको न्यूट्रलाइजेशन करवाना पड़ेगा। तो सारा नाउ tried the activity with different volumes of NaOH and recorded her observation in the table given below। तो इसने ऐसे करके के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें से NaOH को mls में लिया, 2 ml 3 ml 4 ml लिया, और ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 यूज की। तो उसने जब 2 ml NaOH लिया था, तो 20 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 के साथ में वो न्यूट्रलाइज होकर के कलरलेस हो गया था। 3 ड्रॉप्स ली थी तो 30 ड्रॉप्स, 4 ml लिया था तो 40 ड्रॉप्स यहाँ पर यूज हुई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबर इन्फॉर्मेशन। अभी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सारा यूज्ड concentrated H2SO4 in place of dilute H2SO4, how many drops will be required for the change in color to be observed? भैया देखो ऐसा है, concentrated H2SO4, dilute का मतलब है आपने पानी घोल करके लिया है ना। concentrated का मतलब है प्योर H2SO4 लिया है या बहुत सारा गाढ़ा सा H2SO4 लिया है। तो जब आप concentrated acid या concentrated base या concentrated आप कोई भी चीज़ लेते हो, तो वो मोर नंबर ऑफ H+ देने लगता है। और कोई भी न्यूट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस में एसिड से हमें क्या चाहिए होता है, H+ चाहिए होता है, और बेस से हमें क्या चाहिए होता है, OH- चाहिए होता है, तभी तो जाकर के सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की अगर 40 ड्रॉप्स का इस्तेमाल हुआ था ना, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 की कम ही ड्रॉप्स का इस्तेमाल होगा, तो इट विल बी लेस देन 40, है ना, बिकॉज कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स मोर नंबर ऑफ H+ आयंस। Sara measured 20 drops of dilute H2SO4 and found its volume to be 1 ml. If Sara observed a change in color of NaOH solution by using 3 ml of H2SO4, how many ml of NaOH did she add to the test tube initially? अब देखो 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 को इसने 1 ml माना, और इसने कहा कि भाई 3 ml के लिए कितना ml आपका H2SO4 लगेगा। देखो इसने क्या माना कि 20 ड्रॉप्स को 1 ml माना, 20 ड्रॉप्स का मतलब है 1 ml, है ना। तो 40 ड्रॉप्स का मतलब क्या होगा, 2 ml, है ना। और ये इसने क्या पूछा है कि 3 ml of H2SO4. Okay, Sara measured 20 drops of dilute H2SO4 and found its volume 1 ml. If Sara observed a change in color of NaOH solution by using 3 ml of H2SO4, how many ml is used? Okay, तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर 3 ml लिया जाए, है ना, तो 1 ml का मतलब है 20 ड्रॉप्स, 2 ml का मतलब है 40 ड्रॉप्स, तो 3 ml का मतलब कितना हो गया, है ना। तो 3 ml का मतलब कितना हो गया, 60 ड्रॉप्स, है ना। अभी 1 ml से अगर 2 ml NaOH न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो 2 ml से 4 ml हो रहा है, तो 3 ml से कितना होगा, 6 ml हो जाएगा, है ना। तो 6 ml NaOH जो है वो यहाँ पर आपकी टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज करने के लिए चाहिएगा, ठीक है। तो 6 ml NaOH के लिए 60 ड्रॉप्स यानी कि 3 ml H2SO4 यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा ये रहा, 2 ml के लिए 20, 3 ml के लिए 30 ड्रॉप्स, 4 ml के लिए 40 ड्रॉप्स, 6 ml के लिए तो 60 ड्रॉप्स, तो 3 ml, ठीक। नेक्स्ट है, अच्छा इसी का और ऑप्शन भी है, क्या है, सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड्स 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थैलीन सॉल्यूशन टू इट। अब की बार सारा ने क्या किया है, 10 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 ले लिए टेस्ट ट्यूब में। पहले उसने क्या लिया था, टेस्ट ट्यूब के अंदर NaOH लिया था। अभी सारा ने टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया है, H2SO4 ले लिया है। कितना लिया है, 10 ड्रॉप्स H2SO4 ले लिया है, अच्छी बात है। देन शी एड्स NaOH ड्रॉप वाइज। अभी इसके अंदर क्या डाल रही है, ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH डाल रही है, न्यूट्रलाइजेशन करवाना है, एसिड ले लिया है तो अब तो बेस ही डालना पड़ेगा इसको, है ना। सारा ऑब्जर्व्स अ चेंज इन कलर आफ्टर एडिंग 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH, व्हाट चेंज इन कलर वुड शी ऑब्जर्व एंड व्हाई।
Write a balanced chemical equation for the reaction taking place in the above experiment. Which of the following is true and why? The reaction is okay. तो देखो H2SO4 की और NaOH की आप रिएक्शन करवा रहे हो। H2SO4 है यहाँ पर एसिड और NaOH होता है बच्चों बेस। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर के कौन सी रिएक्शन करवाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन करवाएंगे कि नहीं? न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन यहाँ पर होगी। और न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन से आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है सॉल्ट Na2SO4 एंड आपको मिलता है वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर वाला ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका सोडियम इसके SO4 के साथ में, इसका H इसके OH के साथ में। तो न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही नजर आ रहा है। न्यूट्रलाइजेशन प्रेसिपिटेशन नहीं होने वाला है, प्रेसिपिटेशन यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है, दोनों ही सॉल्युबल हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। और अच्छा इसमें भी और है, ये तो आंसर है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY undergoes complete combustion as shown in the following equation। अब CXHY ले रखा है ना, पहले तो इस XY को चेंज करना पड़ेगा और क्वेश्चन में भी दिया हुआ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन लिया जाए, मैंने आपसे क्या कहा था मेरे बच्चों कि जहाँ भी बताया था कि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जब लिया जाता है, ठीक है, उस हाइड्रोकार्बन में जितने अमाउंट ऑफ कार्बन होता है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बन कितनी बन रही है? 6CO2 बन रही है। तो इसका मतलब कार्बन भी कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 मोल ऑलरेडी लिखा हुआ है और 3 का अगर मैं इस X की जगह पर 3 लगा दूं तो बताइए 3 2 6 हो जाएगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितने H2O बनते हैं, मतलब जितनी हाइड्रोजन होती है उससे आधे H2O का फॉर्मेशन होता है। और H2 कितनी बन रही है? 6H2O बन रही है। 6 मोल ऑफ H2O बनने का मतलब है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम्स होने चाहिए? 12 होने चाहिए। तो 12 करने के लिए मैं यहाँ पर Y की जगह पर क्या लिख दूंगी? 6 लिख दूंगी। तो 6 2 12। तो यहाँ पर X की वैल्यू जो है वो तो आ जाएगी बच्चे आपकी 3 और Y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। ओके, गिव द केमिकल नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है C3H6 CnH2n वाले रूल को फॉलो कर रही है, CnH2n वाले रूल को फॉलो कर रही है। इसका मतलब 3 कार्बन वाली ऐसी एल्केन है या 3 कार्बन वाला ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि एल्कीन कैटेगरी का है। तो इसका IUPAC नेम भी क्या आ जाएगा? प्रोप इन सफिक्स का यूज यहाँ पर कर दिया जाएगा। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपने अगर बनानी है तो आप देखिए 3 कार्बन है, किन्हीं 2 के बीच में क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। तो कोई भी 2 जो है आपस में जब डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्ट करेंगे, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। इस वाले कार्बन को मैंने ऐसे बना देना है, ठीक है। अब इसका एक कार्बन इसके साथ में सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, अब भी बच गया 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने लगेंगे? हाइड्रोजन देख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे भी सिंगल हाइड्रोजन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से नजर आएगी। ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करके क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड और अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करके डुप्लेट का फॉर्मेशन कर लेगा। और कार्बन जो है वो इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। देख लीजिए इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस वाले कार्बन की अगर मैं बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 तो इसके पास में थे ही, 2 के साथ में इसने यहाँ पर शेयरिंग कर ली, तो 1 2 3 4 5 6 और 2 ये रहे। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ये इस तरीके से 2 इसके, 1 येरा और 1 येरा, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा। और बीच वाले कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के और 1 इसका और 2 इसके, इस तरीके से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गई ये वाली। नाउ
नेम द अल्कोहल विच ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस द अबव हाइड्रोकार्बन। तो ऐसी कौन सी अल्कोहल, प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाली, है ना, 3 कार्बन वाली अल्कोहल अगर आप लेते हो और इसकी रिएक्शन आप H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करेगा, यहाँ से H2O निकालने का काम करेगा और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन कर देगा। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CXHY विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में CXHY आपका क्या था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में निकेल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना बेटे वो टूट जाएगा, CH3CH2 आधा आधा इधर टूट गया और ये वाला जो हाइड्रोजन था उसमें से एक हाइड्रोजन का एटम इधर और एक हाइड्रोजन का एटम इधर लग जाएगा और प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि ये क्या थी, प्रोपीन, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, निकेल कैटलिस्ट बाय एडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, तो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं इसके और वाले पार्ट पर। ठीक है, और वाले पार्ट में दिया हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ P एंड Q आर शोन बिलो। अब इस P और इस Q को देखते हैं। सबसे पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन वाला है P। तो इसको हम देखेंगे ऑक्सीजन की तरह। ऑक्सीजन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, है ना। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8, है ना। P कैसा है, हमारे ऑक्सीजन के जैसा। ठीक, और Q जो है इसको भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब Q जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, अपने सोडियम में भी 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। और इधर ऑक्सीजन में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मैं लिख देती हूँ, 8O लिख देती हूँ। नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ P एंड Q combine to form a compound, what type of bond is formed between them? सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में अगर आप कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो तो किस टाइप का आपको बॉन्ड देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो देखो सोडियम के ऊपर होता है बेटे प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों को मिलाने पर आपको क्या मिलने वाला है, एक आयनिक कंपाउंड मिलने वाला है ना। और आयनिक बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। अभी कंपाउंड फॉर्म अगर आपने आयनिक बॉन्ड बनाया तो बताइए, ये एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में सोडियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 माइनस में, यानी कि इसको आप P2 माइनस लिख सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो, Q प्लस लिख सकते हो। और पॉजिटिव वाले को हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाले को हम बाद में लिखते हैं। और जब हम फॉर्मूला मेकिंग सीखते हैं तो इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में, तो Q2P टाइप के कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, इज द रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक और बेस इन नेचर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब ये जो आपने आयनिक कंपाउंड बनाया है ना, इस कंपाउंड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर देते हो, है ना, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में आप देखोगे कि ये एसिडिक बना है या बेसिक बना है नेचर में, और इसका आंसर कैसे जस्टिफाई करोगे। तो देखिए आपका सोडियम क्या है, मेटल है, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इट इज अ बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स जो होते हैं, because oxides of metals are basic in nature, है ना। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन Q एंड इथेनॉल। Q और इथेनॉल के बीच में अगर आपने रिएक्शन करवानी है ना, तो देखिए Q और इथेनॉल के बीच में इथेनॉल CH3CH2OH और Q क्या है आपका, सोडियम का क्या काम होता है, इस हाइड्रोजन को, एक्टिवेटेड हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के इसकी जगह पर ये बैठ जाता है, तो CH3CH2O इसकी जगह पर आ जाएगा Q और यहाँ से ये हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। ये मैंने बैलेंस नहीं की है, अगर मैं इसको बैलेंस करूँगी तो 2 यहाँ पर
और 2 यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन P अंडरगोज बॉन्डिंग विथ कार्बन। अगर P की कार्बन के साथ में बॉन्डिंग हो जाए तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। P की अगर कार्बन के साथ में, देखो P मतलब क्या है अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर कार्बन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना, तो CP2, है ना, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, CP2 लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अ हाइड्रोकार्बन विद द फॉर्मूला CXHY undergoes complete combustion as shown in the following equation। ठीक है, ये वही वाली इक्वेशन है जो हमने पहले लिखी थी। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा है, x और y की वैल्यूज पूछी हुई है, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 6 आ जाएगी। गिव द IUPAC नेम, IUPAC नेम हाइड्रोकार्बन का प्रोपीन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इज CXHY सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। हाँ, ये डिफरेंट है, CXHY यहाँ पर ये प्रोपीन है, तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, एल्कीन वाले जनरल फॉर्मूला को। नेम द अल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रोपेन ऑल राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CXHY विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल। सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। Oxygen can combine with both metals and non-metals. It combines with calcium to form calcium oxide and with carbon to form carbon dioxide. बढ़िया, अच्छी बात है साहब। नेक्स्ट है what type of bond is formed between carbon and oxygen। अभी कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो किसका, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है बेटे वो होता है कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। अभी कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम के ऊपर होता है 2+ चार्ज, है ना, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है, कैल्शियम जो होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है मेरे बच्चों, इसके ऊपर चार्ज होता है 2+, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2-। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन्स हैं ये आपस में मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है कि विच टाइप ऑफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम, इन बिटवीन देम देयर इज एन आयनिक बॉन्ड, है ना, ये एक आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ से होगा। ठीक, नेक्स्ट है which of the above compounds will be a good conductor of electricity in molten state and why। तो देखिए इन दोनों कंपाउंड्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में से जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो मोल्टेन स्टेट में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड यानी कि इसका सी, ये तो बी का आंसर था, इसके सी का आंसर अगर आप देते हैं तो देखिए आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स of electricity in molten or solution state but are insulators in solid state। आपने देखा होगा NaCl को अगर आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है, बट उसको आपने जैसे ही मोल्टेन स्टेट में यानी कि मेल्ट कर दिया या उसको आपने सॉल्यूशन में डाल दिया, एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, तो वो उसके आयंस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगते हैं। सो दैट द आयनिक कंपाउंड्स आर अ गुड कंडक्टर्स इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन स्टेट ओनली। सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे। कमेंट ऑन द फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड होता है, आपको पता है ना। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अभी कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी है, तो कार्बन की वैलेंसी का मतलब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, तो ई वाले का आंसर हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर केमिस्ट्री का जो ये पोर्शन है सेक्शन बी आपका इस क्वेश्चन के साथ में खत्म होता है। होप आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।